Okay, so good day, student. Up to last lecture, we completed some concepts related to the center of mass, that is motion of center of mass. उसके बाद सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होता है, ये सब बीट मैंने आपको लास्ट लेक्चर पढ़ाए थे. आज के लेक्चर में हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं. और मैंने लास्ट लेक्चर एक दो क्वेश्चन लिए भी थे आई थिंक. सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन सेंटर ऑफ मास. ठीक है, तो लिखिएगा आप क्वेश्चन. लास्ट लेक्चर जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे उन्हीं फॉर्मूलेज पर हमें कुछ क्वेश्चंस को लेना है. आई थिंक लास्ट लेक्चर मैंने एक क्वेश्चन लिया था, मैन ऑफ मास 80 kg स्टैंड्स ऑन अ प्लंग. तो मैन प्लंग का जो प्रॉब्लम था वो लास्ट लेक्चर हमने लिया था. तो अभी नेक्स्ट लिखिएगा, टू पार्टिकल ऑफ मासेस 1 kg एंड 0.5 kg, राइट. टू पार्टिकल्स ऑफ masses 1 kg and 0.5 kg are moving in the same direction with a speed of 2 meter per second and 6 meter per second respectively. On a smooth horizontal surface find the speed of center of mass. Find the speed of center of mass. तो चलो जल्दी सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ. लास्ट लेक्चर मैंने आपको जो स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला बताया था उसे यूज करो, वैल्यूज पुट करो और फाइनल आंसर कैलकुलेट करो. मूव फास्ट. सॉल्व कीजिएगा इसे. क्या आता है आंसर बताइएगा. ओके तो देखिएगा अब क्या दिया है. टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस 1 kg एंड 0.5 kg. तो फर्स्ट पार्टिकल है उसका मास हम लेते हैं 1 kg और सेकंड पार्टिकल रहेगा उसका मास हम लेते हैं 0.5 kg. और दोनों भी मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. इस वजह से दोनों की स्पीड को हमें प्लस लेना पड़ेगा. ओके क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे. ठीक है 3.33 राइट आंसर है. स्नेहल अपने सही क्वेश्चन सही आंसर निकाला है. और पहले पार्टिकल का स्पीड है अब यहाँ पर उसे हम v1 से इंडिकेट करते हैं, वो आएगा 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. और दूसरा पार्टिकल है उसका मास आएगा 6 मीटर पर सेकेंड. ओके साक्षी आपने भी सही आंसर निकाला है. तो दूसरे पार्टिकल का भी जो वेलोसिटी रहेगा मतलब जो दिया है वो 6 मीटर पर सेकंड दिया है. दोनों भी वेलोसिटी को हम प्लस ले रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. वो अगर ऐसा कहते हैं ना कि अपोजिट डायरेक्शन में,
तो एक के स्पीड को हमें प्लस लेना पड़ता है, एक के स्पीड को माइनस लेना पड़ता है। तो यहाँ पर दो ही पार्टिकल है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास या फिर स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इज इट ओके? ये फॉर्मूला इन्फिनिटी तक था, लेकिन यहाँ पर दो ही पार्टिकल होने के कारण दो पार्टिकल तक के हमें इसे मतलब यूज करना पड़ा। तो m1 का वैल्यू आपको पता है 1 kg है। उसके बाद उसका जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, प्लस m2 का वैल्यू 0.5 और उसका जो वेलोसिटी है वो 6 है, डिवाइडेड बाय क्या आने वाला है फिर देखिएगा, m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 0.5, तो ऐसा कुछ आने वाला है। तो 2 इंटू वन 2 आएगा, 2 प्लस 6 इंटू 0.5, 0.5 मतलब हाफ होता है, जब हम हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं 6 से 6 को तो 3 आने वाला है, तो 3 आएगा और नीचे आने वाला है 1 प्लस 0.5 मतलब ये 1.5 आने वाला है। ओके, तो अब देखिएगा आगे क्या आएगा, 2 प्लस 3 दैट इज 5, तो 5 बाय 1.5, तो हम क्या करते हैं ऊपर 10 से नीचे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो आ जाएगा 50 बाय 15। ओके, तो 5 3 जा एंड 5 10 जा, तो फाइनल आंसर आने वाला है 10/3 मीटर पर सेकेंड, मतलब ही इसे सॉल्व करेंगे तो हम आंसर आएगा 3.33 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो इज दिस कंसेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी को समझ में आ गया कैसे आंसर निकाला इसका? ओके, तो लिख लीजिएगा इसे जल्दी से, फिर हम इसे रफ करते हैं। करना है इसे रफ। ओके, तो मैं अब इसे रफ करता हूँ और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेने वाले अब रिलेटेड टू द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये सभी फॉर्मूलेज मैंने लगभग आपको लास्ट लेक्चर लिख कर दिए थे। लिखिएगा आप क्वेश्चन, टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस, ये मतलब सेकंड क्वेश्चन रहेगा आज का। टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस 2 kg and 4 kg, 2 kg and 4 kg are approaching towards each other, are approaching towards each other with acceleration of 1 meter per second square and 2 meter per second square respectively, on a smooth horizontal surface. Find the acceleration of center of mass. Find the acceleration of सेंटर ऑफ मास। तो चलो करो कैलकुलेट जल्दी से। पिछली बार की तरह ही क्वेश्चन है, पिछली बार हमने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाला था, इस टाइम हमें एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। सो मूव फास्ट। सभी क्वेश्चन को पूरा अच्छे से समझ लो, थोड़ा चेंज है इसमें।
और मुझे फाइनल आंसर बताइएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर है। बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर निकाला इसका। करेक्ट है, आपने जो किया है वो सही है। ठीक है, मोनल आपका आंसर गलत है। उसके बाद साक्षी आपका आंसर सही है। उसके बाद वैष्णवी का भी सही है, स्नेहल का भी सही है। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर निकाला है। देखिएगा अब क्या रहेगा इसका एग्जैक्ट कंसेप्ट। टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस, अब ये फर्स्ट पार्टिकल है जिसका मास हम 2 kg लेने वाले हैं, और ये सेकंड पार्टिकल रहेगा उसका मास हम 4 kg लेने वाले हैं। तो यहाँ पर दो ही पार्टिकल है और अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर है। इस स्टेटमेंट को अंडरलाइन कीजिएगा। अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर, अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर मतलब एक अगर इसकी तरफ जा रहा है तो दूसरा भी उसी की तरफ आ रहा है। तो एक के वेलोसिटी को अगर हम प्लस लेते हैं, ओके, एक्सेलरेशन को, तो दूसरे को हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। तो कोई भी प्लस लो कोई भी माइनस लो, नो डाउट, लेकिन दोनों को एक दूसरे से मतलब दोनों का डायरेक्शन अलग अलग लेना पड़ेगा। तो पहले का एक्सेलरेशन हम प्लस लेते हैं और वो रहेगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, और दूसरे का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा। तो ये माइनस लेते हैं हम। तो फाइनली फिर क्या आने वाला है, देखो, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये आने वाला है m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो m1 का वैल्यू 2 है, तो 2 × 1 माइनस कितना आने वाला है फिर, ये 2 × 4 डिवाइडेड बाय 2 + 4 आने वाला है। तो नीचे 6 आने वाला है और ऊपर आने वाला है 2 × 1 = 2, 2 - 8, मतलब ये -6/6। तो एग्जैक्ट आंसर -1 आने वाला है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जस्ट 1 भी लिखा तो भी चलेगा, ओके, उसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। और डायरेक्शन वाइज देखे तो फिर -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो ये रहेगा फाइनल आंसर। ओके, समझ में आ गया बच्चों? इज दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीयर। लिखेगा अब, तो मैं इसे रफ करता हूँ अब। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। टू बॉडीज ऑफ मासेस, टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2, और कंडीशन दिया है कि m1 का वैल्यू ग्रेटर है, वैल्यू ऑफ मास ऑफ m1 इज मोर, मतलब मोर रहेगा एज कंपेयर टू m2, आर कनेक्टेड टू द are connected to the ends of a massless cord and allowed to move as shown in figure. The pulley is massless and frictionless, मतलब इसमें एक पुली सिस्टम है। The pulley is massless and frictionless. Calculate the acceleration of center of mass.
तो अब देखिएगा, एक रिजिड सपोर्ट है, इस रिजिड सपोर्ट को टाई एक पुली सिस्टम है, और यहाँ पर एक ब्लॉक है, और यहाँ पर एक ब्लॉक है। तो इसका मास m1 रहेगा, इसका मास m2 रहेगा, ठीक है। और ठीक है, तो हमें अब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना है। वी हैव टू फाइंड द कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, तो अब मुझे बताओ बच्चों, 2 मिनट के लिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन याद करो, और मुझे बताओ कि ब्लॉक m1 और m2 पर आपको पता है m1 का मास ज्यादा है, तो ये नीचे जाने वाला है a एक्सेलरेशन से। तो उतने एक्सेलरेशन a से क्या होने वाला है, m2 ऊपर जाने वाला है। इक्वल एंड अपोजिट एक्सेलरेशन यहाँ पर एक्सर्ट होता है, आपको पता होगा। ओके, इज इट ओके एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? m1 नीचे जाने वाला है a एक्सेलरेशन से, तो m2 उतने एक्सेलरेशन से क्या होने वाला है, ऊपर जाने वाला है, ठीक है। तो मुझे बताओ ये a एक्सेलरेशन कौन से फॉर्मूले से हम निकालेंगे। अब वो टर्म बड़ा है, तो आप इधर माइक ऑन करके भी मुझे आंसर बता सकते हो। बताओ जल्दी से, एक्सेलरेशन हम इन दोनों ब्लॉक्स का कैसे निकालेंगे, कौन से फॉर्मूले से हम इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। माइक ऑन करके भी आप बता सकते हो, वो लिखना पॉसिबल नहीं होगा चैट बॉक्स में। m1a plus m2 minus a divided by m1 plus m2। नहीं, एक्सेलरेशन ए का वैल्यू मुझे बताओ पर्टिकुलरली। देखो, आपको पता होगा हमने ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में बहुत अच्छे से सॉल्व किया था। यम1 का मास नीचे एक्ट होता है m1g, और इस पुली सिस्टम का टेंशन ऊपर एक्ट होने वाला है t। ओके, हाँ राइट आंसर है, वैष्णवी ने दिया m1g माइनस m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, राइट आंसर है। ओके, m1g यहाँ पर नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स है, और इसे अपोज करने वाला फोर्स m2g रहेगा, और यही नेट फोर्स है हमारा इस पूरे सिस्टम पर। और इसको अगर हम टोटल मास से डिवाइड करेंगे m1 प्लस m2 से, तो फिर हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो फिर क्या आएगा, एक्सेलरेशन m1 माइनस m2, ब्रैकेट के बाहर g आएगा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 आने वाला है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ऐसा टर्म आने वाला है। ओके, तो ये रहेगा एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो अभी इस प्रॉब्लम को है ना, आपको क्या करना है, दो पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसके पहले हमने जो किया था ना, वही आपको स्टेप दोबारा करना है। ओके, कैसे करना है, मतलब देखिएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ओके, इज इक्वल टू क्या रहेगा, अब m1a1 प्लस m2a2 रहेगा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 रहेगा। इज इट ओके, इज इट ओके? तो देखिएगा, अब m1 का मास को अगर हम प्लस लेते हैं ना, तो फिर आपको सॉरी m1 के एक्सेलरेशन को अगर हम प्लस लेते हैं ना, तो m2 के एक्सेलरेशन को आपको माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि एक का एक्सेलरेशन नीचे है तो दूसरे का एक्सेलरेशन ऊपर है। ओके, इसके पहले भी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था ना एक्सेलरेशन का, वो इसी टाइप का था। एक का एक्सेलरेशन प्लस था तो एक का माइनस। तो मैं a1 का वैल्यू प्लस लेता हूँ, तो a2 का वैल्यू अल्टीमेटली माइनस आने वाला है। तो इस वजह से a1 और a2 के वैल्यू सेम है, a1 इज इक्वल टू माइनस a2 है। ओके, तो इसे हम ए ही पुट करते हैं, सिर्फ जो a2 का वैल्यू है, मतलब a2 की जगह हम माइनस ए पुट करेंगे, तो a1 की जगह मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a2 इज इक्वल टू a रहेगा। तो अब देखिएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आने वाला है, m1 a माइनस m2 a डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 रहेगा। तो देखिएगा, एक कॉमन आउट अगर हम करते हैं तो क्या आएगा फिर, m1 माइनस m2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और ब्रैकेट के बाहर कितना आने वाला है, a। तो अभी इस a का वैल्यू आपको ये पुट करना है, ये जो हमने आपने बताया मुझे, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो ये पूरा वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करने वाला हूँ इस a की जगह। ओके, और फिर हमें फाइनल आंसर ऑब्टेन होने वाला है। ओके, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का। तो देखिएगा, ये पहला टर्म एज इट इज लिखता हूँ मैं, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और ये a का वैल्यू भी मैं अगेन वही पुट करने वाला हूँ। क्या रहेगा फिर, यहाँ पर क्या रहेगा फिर, देखिएगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और ब्रैकेट के बाहर g रहेगा। तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट का वैल्यू सेम है,
तो दो सेम वैल्यू को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर मिल जाएगा। तो फाइनल आंसर मिलने वाला है हमें एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का। ओके, और वो रहेगा यहाँ पर लिखता हूं मैं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 माइनस m2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर इनटू g रहेगा। ठीक है, तो ये आएगा फाइनल आंसर। इज इट ओके? कुछ दिक्कत बच्चों अब यहाँ तक? आ गया समझ में? तो ऐसे वे से आपको सेंटर ऑफ मास का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ओके, तो आपको पता होगा जो हमने स्टडी किया है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, वही हमें ऐसे क्वेश्चंस में लगने वाला है। ओके, मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे हमें पीछे पढ़ाए हुए जो पार्ट है वो लगने वाले हैं। इस वजह से पीछे पढ़ा हुआ पार्ट हमेशा रिवाइज करते रहिएगा। ये सभी हमने कनेक्टेड ब्लॉक्स में लिया था। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ाते वक्त मैंने ये बीट आपको दिया है। ओके, तो अच्छे से फॉलो करो इसे कंसेप्चुअली। करना है सिर्फ अब। तो इस वजह से ये बीट रहेगा। ओके, तो देखिएगा सेंटर ऑफ मास का इतना ही कंसेप्ट है ज्यादातर, मतलब सिर्फ आप इसी के ऊपर कभी हायर ऑर्डर के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ओके, सो तो यहाँ तक देखिएगा, फिर हमारा सेंटर ऑफ मास पूरा खत्म हो जाता है लगभग। तो इतना ही बीट होता है सेंटर ऑफ मास में, आपको पता होगा। अलग अलग जो सिस्टम्स होते हैं उनमें सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ता है। एक बीट हमारा रह गया था लगा, तो वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेता हूँ। ये क्वेश्चन मतलब लेना मुझे याद नहीं रह गया था, तो अब हम वो क्वेश्चन लेते हैं। लिखिएगा, ये अलग कंसेप्ट पर है, मतलब ये जो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ाया था मैंने, इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये है आपको पता होगा, मैंने एक जब सेंटर ऑफ मास स्टार्टिंग में पढ़ाया था ना, तो एक फॉर्मूला लिख कर दिया था सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज। उसमें हमने इंटीग्रेशन अप्रोच से सेंटर ऑफ मास निकालना था। ओके, तो उसी बिट पर मैंने एक भी क्वेश्चन लिया नहीं था, तो आज हम बेटर वे वही क्वेश्चन लेते हैं। ओके, लिखिएगा, ये क्वेश्चन हमारा रह गया था, थोड़ा अलग था, तो यहाँ पर हम इसे कवर करते हैं। if the linear density of a rod of length L, capital L, varies as lambda is equal to a plus bx, lambda is equal to a plus bx, determine the position of its center of mass. डिटरमाइन पोजीशन ऑफ इट सेंटर ऑफ मास। और एक शॉर्ट पॉइंट, मतलब एक उन्होंने नोट दिया है, इफ डिस्टेंस वेयर एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड। ठीक है, तो अब देखिएगा क्या कहना है उनका। इफ द लीनियर डेंसिटी ऑफ रॉड का जो लीनियर डेंसिटी मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, इसका जो रेशो होता है उसे हम लीनियर डेंसिटी कहते हैं। ओके, तो हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि उस बॉडी का एक छोटा सा मास है dm और उसका लेंथ रहेगा dx, मतलब पूरा रॉड है ये लेंथ का, उसका छोटा सा मास हम कंसीडर करेंगे तो वो dm आएगा, और उसका जो छोटा सा लेंथ होगा वो dx होगा। तो ये dm बाय dx मतलब ही क्या होता है, लैम्बडा होता है। ओके, लीनियर डेंसिटी मतलब मास अपॉन लेंथ, सरफेस डेंसिटी मतलब मास अपॉन एरिया, और वॉल्यूम डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। इसे लिख कर रखिएगा, कभी भी हमें लग सकता है फिजिक्स पढ़ते हुए कि अलग अलग डेंसिटीज आते हैं। लीनियर डेंसिटी मीन्स मास अपॉन लेंथ, सरफेस डेंसिटी मतलब मास अपॉन एरिया रहेगा,
और वॉल्यूम डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम रहेगा। तो यहाँ पर हमें लीनियर डेंसिटी का वेरिएशन दिया है। ओके, लीनियर डेंसिटी यल वेरीज एज लैम्बडा इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। मतलब ये जो लीनियर डेंसिटी है ना लैम्बडा, ये वेरी हो रहा है एक रिलेशन से ए प्लस बी एक्स से। ओके, आमतौर पर जो हमें रॉड दिए जाते हैं या फिर जो बिट होते हैं ना, उनका डेंसिटी यूनिफॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर जैसे जैसे एक्स का वैल्यू इंक्रीज होगा वैसे वैसे लीनियर डेंसिटी भी बढ़ने वाला है। मतलब ये जो रॉड है ना, यहाँ पर ये लाइट है और यहाँ पर ये वेटेड है। जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ते चले जाएगा वैसे वैसे इसका मास भी बढ़ने वाला है। मतलब ये रॉड यूनिफॉर्म नहीं है। इसके पहले आपने देखे होंगे जो क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए थे आपको या फिर बताए होंगे, तो उन क्वेश्चंस को पढ़ाते वक्त या फिर बताते वक्त मैंने आपको एक पॉइंट आपने नोट डाउन किया होगा कि हमारा जो सब्सटेंस था, हमारा जो जिस चीज का हम सेंटर ऑफ मास निकालने थे, वो चीज यूनिफॉर्म था। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, हर सेक्शन का मास इसका सेम होता है। मतलब ये आधा हिस्सा अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी का है तो पूरे इस आधे हिस्से का और इस आधे हिस्से का मास सेम आता। लेकिन ये रॉड यूनिफॉर्म नहीं होने के कारण अब इसका डेंसिटी क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ओके, और जब कभी भी कोई वैल्यू किसी क्वांटिटी के साथ चेंज होता है तो वहां पर हमें इंटीग्रेशन या फिर डेरिवेशन अप्रोच से फाइनल आंसर निकालना होता है। ओके, तो आपको पता होगा इस सिचुएशन में हमें जो सेंटर ऑफ मास है उसका जो कोऑर्डिनेट है वो हमें निकालने के लिए इंटीग्रेशन अप्रोच से जाना पड़ेगा। ओके, आपको पता होगा सेंटर ऑफ मास ऑफ अ कंटिन्यूअस बॉडी, जो बीट मैंने आपको पढ़ाया था ना उसी से रिलेटेड एक बीट है। तो हम अब इस रॉड को एज्यूम करते हैं, ये हमारा रॉड है। तो हम इसे क्या करते हैं, हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस के सेंटर से यल डिस्टेंस पर रखते हैं। इस रॉड का लेंथ उन्होंने सिर्फ यल दिया था, बाकी इस रॉड को कहाँ पर रखना है यह हमारे ऊपर होता है। तो हम ऐसे जगह पर रखते हैं कि ताकि हमारे कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो ये रॉड मैंने क्या किया है, कोऑर्डिनेट एक्सिस से ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर रखा है। ओके, तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा वो यल कॉमा जीरो होने वाला है। मतलब ये रॉड का सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट वेरी होने वाला है 0 टू एल में। और डेफिनेटली इसका आप सेंटर ऑफ मास क्या रहने वाला है, एक्स एक्सिस पर रहने वाला है। तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कॉमा जीरो रहेगा। वाई कोऑर्डिनेट इसका जीरो आने वाला है। क्यों जीरो आने वाला है बच्चों, क्योंकि ये रॉड हमने एक्स एक्सिस पर एज्यूम किया है। ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं कि एक्स एक्सिस पर ही करो, आप वाई एक्सिस पर भी एज्यूम कर सकते हो। और आपको पता होगा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूअस बॉडी इज गिवन बाय। ओके, अब ये रॉड कहां से कहां तक प्रेजेंट है, 0 से एल तक। तो हमें इस इंटीग्रेशन को लिमिट देना पड़ेगा 0 टू एल, और एक्स डीएम आएगा। एक्स डीएम मतलब ये जो एक छोटा सा हिस्सा है इस रॉड पर, कहीं पर भी एक छोटा सा हिस्सा हमें कंसीडर करना है जिसका मास डीएम आएगा, और उसका जो डिस्टेंस है वो हमारे मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस के ओरिजिन से एक्स रहेगा। ओके, तो फिर इस वजह से हमें 0 टू एल एक्स डीएम ये करना पड़ेगा, और 0 टू एल में डीएम का हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जितने भी डीएम यहाँ पर बन सकते हैं, या पहले हिस्से का डीएम, दूसरे हिस्से का डीएम, ऐसे सब डीएम अगर हम इंटीग्रेट करेंगे 0 टू एल में, तो हमें इस रॉड का टोटल मास मिलने वाला है, और वो टोटल मास इस रॉड का रहेगा कैपिटल एम। ओके, लेट अस एज्यूम दैट, ठीक है, डीएम के वैल्यू को हम निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर टोटल मास डीएम, मतलब डीएम एक छोटा सा मास है, उसको भी हमें इंटीग्रेट करना है और ऊपर वाले हिस्से को भी इंटीग्रेट करना है। तो आप देखिएगा ये जो रिलेशन मैंने यहाँ पर लिखा है, डीएम बाई डी एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा। लैम्बडा लीनियर डेंसिटी था, इस वजह से हमने ये रिलेशन लिखा है। तो डीएम का वैल्यू क्या आएगा फिर, लैम्बडा इंटू डी एक्स आएगा। इज इट ओके? डीएम का वैल्यू मतलब जो मास अपॉन लेंथ का रेशियो है उसी को लीनियर डेंसिटी कहा जाता है। और यहाँ पर लीनियर डेंसिटी का वेरिएशन दिया था आपको विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो इस वजह से हमें लैम्बडा का वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा, ए प्लस बी एक्स। ओके, तो फिर डीएम का वैल्यू क्या आने वाला है, दिखेगा डीएम इज इक्वल टू क्या आने वाला है, लैम्बडा इंटू डी एक्स। तो लैम्बडा का वैल्यू क्या है, उन्होंने दिया है ए प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो फिर ये पूरा वैल्यू हमें डीएम का दोनों तरफ पुट करना है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी इस इक्वेशन के। तो 0 टू एल क्या आने वाला है, एक्स डीएम। तो एक्स डीएम का वैल्यू क्या आने वाला है फिर दिखेगा, यहाँ पर हमें एक्स का वैल्यू एज इट इज रखना है और डीएम का वैल्यू पुट करना है। तो डीएम का वैल्यू आएगा ए प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। तो ऐसा ये इंटीग्रेशन रहने वाला है, और नीचे क्या आने वाला है फिर दिखेगा 0 टू एल डीएम है। डीएम मतलब क्या रहेगा, ए प्लस बी एक्स इंटू, ठीक है, ए प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स रहेगा। तो ऐसा ये बीट रहने वाला है। अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा। पहले हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में एक्स को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो फिर क्या आएगा फिर देखिएगा, एक्स सी एम मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0 टू एल। अब मैं ये एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो एक्स को मैं अगर अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर क्या आने वाला है फिर देखिएगा, ए एक्स
इंटू डी एक्स, डी एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई करो और एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई करो, तो ए एक्स डी एक्स आएगा प्लस, अभी एक्स मल्टीप्लाई किया बी एक्स के साथ तो बी एक्स स्क्वायर आएगा, तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन भी डिवाइड कर दो, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन क्या रहने वाला है अब दिखेगा, ठीक है मैं इस स्टेप को रफ करता हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है, तो 0 टू एल बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आएगा, होल डिवाइडेड बाय क्या आने वाला है फिर दिखेगा, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन को सेपरेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन 0 टू एल ए डी एक्स, ओके, और प्लस क्या आने वाला है 0 टू एल बी इंटू एक्स इंटू डी एक्स, तो ये पूरा टर्म रहने वाला है, सभी टर्म्स के इंटीग्रेशन हमने अलग अलग किए हैं, सेपरेट आउट किए हैं, ए और बी यहाँ पर कांस्टेंट है तो उनको बाहर निकालना है, तो ए बाहर निकालना पड़ेगा, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, पहले अगर लाइन में देखोगे आप तो उसका x बचने वाला है, x dx का इंटीग्रेशन आपको पता है 0 टू एक्स स्क्वायर बाय 2 होता है और इसका लिमिट 0 टू एल रहेगा, प्लस अब a बाहर निकाला है यहाँ पर, ओके, अब दूसरे स्टेप में क्या करना है b को बाहर निकालना है और इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर dx का, तो आपको पता है एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 आता है, ओके, और ये भी 0 टू एल रहेगा, डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय क्या आने वाला है फिर देखिएगा, a dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा x आएगा और इसका भी लिमिट क्या आने वाला है 0 टू एल आने वाला है, प्लस आगे क्या आने वाला है फिर देखिएगा बी एक्स से, तो b बाहर आएगा और अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर बाय 2, ओके, 0 टू एल ऐसा रहने वाला है, अब देखिएगा क्या रहेगा a, अभी अगर मैं एल पुट करता हूं ना तो एल स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2 आएगा, तो 0 स्क्वायर बाय 2 0 ही होने वाला है, तो अल्टीमेटली मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ ए एल स्क्वायर बाय 2, ओके, ये फाइनल आंसर रहेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने के बाद, ओके, प्लस बी इंटू यहाँ पर भी वैसे होगा बी एल क्यूब बाय 3, ओके, ये फाइनल आंसर रहेगा, ओके, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने के बाद, और नीचे आएगा फिर एल माइनस 0 मतलब एल रहने वाला है, प्लस बी इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर बाय 2 है 0 टू एल, तो इस वजह से बी इंटू एल स्क्वायर बाय 2 आएगा, ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, इसके आगे भी हमें प्रोसीड करना है लेकिन इससे पहले लिख लीजिएगा, ओके, राइट दिस, मुझे रफ करना पड़ेगा आगे का अगर कुछ बिट लिखना है तो, ठीक है, यहाँ पर है ना ये 2 स्टेप मैंने निकाले तो मुझे उसकी जगह अब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा लैम्डा इज इक्वल टू मास अपॉन लेंथ था, मास को हमने डीएम से इंडिकेट किया, लेंथ को डीएक्स से, तो फिर डीएम का वैल्यू आ गया लैम्डा इंटू डीएक्स, और फिर ये लैम्डा का वैल्यू उन्होंने दिया था ए प्लस बी एक्स से, तो वो वैल्यू पुट करने के बाद फिर ये इक्वेशन मिला है, ये इक्वेशन आपको डायग्राम के साइड में ही निकालना है, डायग्राम के आजू बाजू में आपको ये इक्वेशन को रखना है, ठीक है, तो लिखो यहाँ तक और मुझे लिखने के बाद बताओ कि आपने लिखा है, फिर हम इसके आगे जाते हैं, आंसर तो आ गया है, जस्ट लास्ट में इसको 1-2 बार रीअरेंज करना है तो फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। Have you written this? Okay. ठीक है, तो अभी लास्ट स्टेप को रख देता हूं, मैं इस साइड के स्टेप्स को रफ कर देता हूं, ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पर लीनियर डेंसिटी का वेरिएशन दिया था विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, मतलब जैसे जैसे लेंथ चेंज होने वाला था ना उस रॉड का, वैसे उसका मास बढ़ने वाला था, मतलब यहाँ पर मास उसका यूनिफॉर्म नहीं था, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे उसका मास भी इंक्रीज हो रहा था, तो उसका वेरिएशन दिया था ए प्लस बी एक्स, इस वजह से वो वेरी कर रहा था अपने मास को, और फाइनली हमें ये आंसर मिला, ओके, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का ये आंसर मिल गया हमें, ए एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस बी एल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय आने वाला है एल प्लस बी एल स्क्वायर बाय 2, ओके, तो अभी हम क्या करते हैं 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 6 एलसीएम है 2 और 3 का, तो अल्टीमेटली हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा, तो 6 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ना ऊपर भी और नीचे भी,
तो क्या आ जाएगा फिर देखिएगा, पहले टर्म को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा ए एल स्क्वायर बाय 2 को, तो 3a एल बचेगा, प्लस अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा बी एल क्यूब बाय 3 को, तो फिर वो आएगा 2b एल क्यूब, ओके, डिवाइडेड बाय क्या आने वाला है फिर देखिएगा, नीचे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 6 से तो 6l आएगा, प्लस 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3b एल स्क्वायर आ जाएगा, ओके, इज इट ओके। अब ऊपर से और नीचे से हम एल को कॉमन आउट कर सकते हैं, एक एल को, तो एक एल को कॉमन आउट करूंगा तो 3a एल आएगा, 3a एल प्लस 2b एल स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय